So hello students, welcome to the another lecture of your solution chapter. So last class हमने आपका हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था, राइट? तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे. तो आज का क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेपर प्रेशर. सो ये आपका आई थिंक 3rd या 4th या 5th कोई तो लेक्चर है, नंबर होगा आपका. तो ठीक है, वीडियोस भले ही ज़्यादा आ रहे हैं बट वीडियोस में कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है. दो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एक बार में, राइट? तो आप वीडियोस जल्दी जल्दी देखें, हो सके तो 1.5 की स्पीड में देखें, 1.75 की स्पीड में देखें और चीज़ों को जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करें. एंड यस, मैंने आपके नोट्स भेज दिए हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं, खुद से भी लिख के नोट डाउन कर सकते हैं और ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग वेरी फास्ट. ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करें आप अपना सारा सिलेबस. और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी आपका पोर्शन खत्म कर पाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और हमारे पास बहुत टाइम कम है, तो हमको जल्दी चैप्टर्स भी खत्म करने हैं. ठीक है, 1 मिनट. Now these all lectures are coming back to back. Okay, so yes, वेपर प्रेशर. सबसे पहले स्टार्टिंग हुई वेपर प्रेशर की. आप थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे. आप चाहें तो जब आप मेरा लेक्चर से नोट्स लिखते हैं तो आप ये सारे इंट्रोडक्शन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है. बट मैं आपको समझाने के लिए ये सारी चीज़ें लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, एंड ये हमारा 1-to-1 क्लास नहीं जो मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा दूँ. ठीक है, सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग इट दिस वे. एंड आई थिंक इफ़ आप अगर वीडियो अच्छे से समझते हैं, समझ में आ रहा है आपको, तो आप चीज़ें भी समझेंगे. ऐसे भी पढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ वेरी गुड मेथड ऑल्सो. ठीक है, मैं लिख के पढ़ा रही हूँ या कुछ भी पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आने से मतलब है. ठीक है, दैट इज़ ओनली मैटर. नाउ वेपर्स, अब मैं बोलूँ सबसे पहले हम वेपर प्रेशर स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले हम बताते हैं वेपर क्या होती है. अगर मैं बोलूँ वेपर होता क्या है, तो आप बोलोगे वेपर तो तब होता है जब भी हम कोई चीज़ को खौलाते हैं, कोई भी चीज़ को गर्म करते हैं, तो उसमें से कुछ टाइम के बाद वेपर निकलने लगता है जब बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है, राइट? मतलब वेपर्स कब बनती हैं? जब भी कोई चीज़ इवापोरेट होती है, राइट? सो यही बोला हुआ है, बेसिक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. वेपर्स आर फॉर्म्ड बाय इवापोरेशन. वेपर कैसे बनते हैं? वेपर बनते हैं इवापोरेशन से. किससे? इवापोरेशन से बनते हैं. हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया कि वेपर कैसे बनते हैं. वेपर इवापोरेशन से बनते हैं. अब मान लो हमने मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री पहले से पढ़ा रखा है, राइट? तो ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा एडवांटेज भी, हमने सरफेस केमिस्ट्री पहले से पढ़ रखा है. तो ठीक है, अब सरफेस केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं. ठीक है, अब देख लो, ये आपका पास बीकर है. ठीक है, ये आपका बीकर है, ये आपका लिक्विड का लेवल है. आपको पता है इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स इनर बल्क में प्रेजेंट होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस पे प्रेजेंट होंगे. अब जो बल्क के जो मॉलिक्यूल होते हैं, आपको पता है बल्क के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं क्या फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, राइट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं, राइट? दिस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में, और बल्क में रहते हैं, राइट? बट आपको एक चीज पता होगा, जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं, जो सरफेस पे रहते हैं जो मॉलिक्यूल, वो सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उनको जो फोर्स अट्रैक्ट करती है, खींचती है, वो सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स अट्रैक्ट करती है. क्यों? क्योंकि वो तो सरफेस पे, ऊपर तो पानी है ही नहीं. तो पानी है ही नहीं तो मतलब आपको पता है ना, आपने लिक्विड प्रेशर पढ़ा होगा छोटे क्लास में, क्लास 8 में पढ़ा होगा. लिक्विड प्रेशर, जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होती है, बट जो बल्क के मॉलिक्यूल होते हैं हर डायरेक्शन में फोर्स उनके ऊपर एक्ट होती है. इस डायरेक्शन मान लो, इस डायरेक्शन, ऊपर नीचे सब डायरेक्शन में होती है, और इसलिए वो उनकी सारी फोर्स कैंसिल हो जाती है और वो बीच में रह जाते हैं. बट सरफेस के मॉलिक्यूल उनके ऊपर बस डाउनवर्ड फोर्स क्या होती है? एक्ट करती है. क्या होती है? डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है. अब हम थोड़ा जानते हैं, ये हमको पता चल गया ये बल्क के मॉलिक्यूल है, ये आपके सरफेस के मॉलिक्यूल है. अब आपको एक चीज जाननी है, सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ही इवापोरेशन करते हैं. कौन से मॉलिक्यूल इवापोरेशन करते हैं? हमने ये पढ़ा, वेपर्स आर फॉर्म्ड बाय इवापोरेशन. अब इवापोरेशन कौन करता है? बल्क के मॉलिक्यूल इवापोरेशन नहीं करते, सरफेस के मॉलिक्यूल के वजह से ही इवापोरेशन होता है. अगर आपको नहीं पता था तो आज आप जान लीजिए कि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं, जो ऊपर सरफेस पे मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी वजह से ही इवापोरेशन होता है. सो सरफेस मॉलिक्यूल इवापोरेट. क्यों? अब मैं बोल रही हूँ सरफेस मॉलिक्यूल ही इवापोरेशन करते हैं, तो आपके मन में ये भी सवाल आएगा, क्यों ही सरफेस के मॉलिक्यूल इवापोरेट करते हैं? क्यों? बिकॉज दे हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्योंकि सिर्फ उनके पास डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई अपवर्ड, दिसवर्ड, साइड कुछ वैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है. सो दे एक्सपीरियंस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, राइट? जिसकी वजह से वो इवापोरेट इजिली हो सकते हैं. बल्क के मॉलिक्यूल को इवापोरेट करना मुश्किल है ना, ऊपर देखो एक लेयर है, उसमें से ये बल्क के मॉलिक्यूल निकल के कैसे जाएंगे? इवापोरेशन करना डिफिकल्ट है. बट सरफेस के मॉलिक्यूल सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करती है, तो ऊपर के से इवापोरेट हो जाते हैं, वेपर बन जाता है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज
दे हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सेकेंड पॉइंट इज दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल. इनके पास मोर काइनेटिक एनर्जी है अदर मॉलिक्यूल से, और इस काइनेटिक एनर्जी को सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे रहते हैं, इसलिए कहते हैं. अब देखो ये बात बहुत लॉजिकल भी है. दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन सरफेस मॉलिक्यूल. कैसे? इनके पास जरूर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी तो ये बल्क से निकल के ऊपर सरफेस तक पहुंच गए. अब बताओ, बल्क में भी तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, बल्क वाले मॉलिक्यूल यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल्स ये लड़ झगड़ के तो ऊपर सरफेस पे पहुंचे हैं, तो मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली, राइट. सो 2 पॉइंट्स क्या हो गए कि आपको ये पता चल गया जो वेपर होती है वो कैसे बनती है, एवापोरेशन से. एंड एवापोरेशन कौन करता है? सरफेस मॉलिक्यूल करते हैं. क्यों करते हैं एवापोरेशन? बिकॉज उनके पास लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, वो दैट इज डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं. दूसरी चीज, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल, और उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है देन अदर मॉलिक्यूल से. ठीक है, अदर मॉलिक्यूल से उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब उनकी सरफेस एनर्जी जो होती है ज्यादा होती है. अब एक और चीज हमको समझना है कि जब भी आपका वेपर होगा, ठीक है, वेपर जब भी बनेगा, और हम जो वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो जो वेपर का जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो सिर्फ आपके क्लोज कंटेनर में होगा, ओपन कंटेनर में नहीं होगा. क्यों ओपन कंटेनर में नहीं होगा? क्योंकि ओपन कंटेनर से तो वेपर स्केप कर जाएगी. तो आपको 2 केसेस हमको समझने पड़ेंगे, ओपन एंड क्लोज कंटेनर. तो जस्ट मैंने एक पॉइंट लिख दिया है कि इन ओपन कंटेनर वी नेवर टॉक्ड अबाउट वेपर प्रेशर, बिकॉज हम जो ओपन कंटेनर लेते हैं खुला हो, जैसे अभी देखो ये खुला हुआ बर्तन है, इसमें से क्या होगा, ये वेपर इवापोरेट होगी चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी, राइट. पर अगर इसके ऊपर ढक्कन ढका रहेगा तभी तो वेपर रहेगी, वही तो वेपर प्रेशर बनाएगी. तो इसीलिए जब कोई कंटेनर ओपन होगा तो उसमें हम वी नेवर टॉक्ड अबाउट वेपर प्रेशर, बिकॉज वेपर विल गेट स्केप ड्यूरिंग इवापोरेशन. के दौरान वेपर स्केप हो जाएगी. तो आपको एक चीज पता चल गई अभी कि आपका जो ओपन कंटेनर है, ठीक है, ओपन कंटेनर जो होता है दैट इज व्हाट, इस केस में क्या होता है आपका, वेपर विल स्केप, वेपर आपकी स्केप हो जाएगी. बट क्लोज कंटेनर में वेपर स्केप नहीं हो पाएगी. इसको हम समझते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका एक हमने बर्तन ले लिया, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, ये ढक्कन लगा दिया है, ठीक है. अब ये मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल ए मान लो, ये ऊपर आ रहे हैं, वेपर बन रही है, ठीक है, ये वेपर बन रही है. क्या होगा, ये वेपर बन के जाएगी, ये जो वॉल है जिसने बंद कर रखा है, जिसने आपने लीड लगा रखी है, वो वॉल पे जाकर टकराएगी, वापस वो कंडेंस होके वापस इसमें आ जाएगी, ठीक है. तो वेपर जा रही है, कंडेंस होके आएगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कभी कभी आप गरम पानी एक बॉटल में डाल देते हो तो बॉटल के चारों तरफ एक वेपर जैसे आ जाती है. क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप उसमें गर्म पानी डालते हो तो उसमें से क्या होता है, वो जो वेपर्स होती हैं वो इवापोरेट करती हैं, पर वो आपने बॉटल बंद कर रखी है, लिड लगा के रखी है, तो क्या होगा, वापस थोड़े टाइम के बाद वो वेपर ठंडी होके वो कंडेंसेस हो जाएंगी, मतलब वेपर से फिर से वो वाटर बन जाएगा, राइट. तो दैट इज व्हाट. देखो इस केस में क्या होता है, जब हम क्लोज कंटेनर रखते हैं तो हमारा इवापोरेशन होता है, साइमल्टेनियसली हमारा कंडेंसेशन भी होने लगता है. एक लेवल के बाद आपका कंडेंसेशन भी होना, कंडेंसेशन मतलब इवापोरेशन मतलब लिक्विड से वेपर बनना, कंडेंसेशन मतलब वेपर से लिक्विड बनना, राइट. तो इस केस में जो वेपर होती है उस ऑब्वियसली वेपर का कुछ प्रेशर होगा, राइट. वेपर है, गैस का तो प्रेशर होता है ना, ठीक है. तो इसका कुछ प्रेशर होगा, मान लो हमने इसको P.0 मान लिया, ठीक है, P.0 मान लिया. ये प्रेशर जो होगा यही कहलाएगा पार्शियल प्रेशर. क्या कहलाया जाएगा, सॉरी, यही प्रेशर कहलाया जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए. अब जैसे ये लिक्विड ए, इसमें सिर्फ आपने लिक्विड ए ही देख रखे हैं, लिक्विड ए के मॉलिक्यूल, तो ये सरफेस के मॉलिक्यूल लिक्विड ए के यही तो बना रहे हैं वेपर्स, और तो ये वेपर बन रहे हैं, यही तो उसका वेपर प्रेशर हुआ, राइट. प्रेशर जो बिल्ड हो रहा है वही तो वेपर प्रेशर हुआ. तो ये जो P.0 हुआ ये बेसिकली किसकी वजह से बन रहा है, ये प्योरली ए की वजह से बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए. क्या बोलेंगे हम इसको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए. और आपको पता है इस प्रोसेस में जो हो रहा है, ये प्रोसेस क्लोज कंटेनर में आपका इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या हो रहा है, इवापोरेशन कंडेंसेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, मतलब एक तरह का इक्विलिब्रियम है, राइट. लिक्विड से वेपर बन रहा है, वेपर से लिक्विड बन रहा है, इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, राइट. और आपको ये वेपर भी समझ में आ गया, ये बेसिकली कुछ नहीं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है, ठीक है. क्लियर हो गई ये चीजें, अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, राइट. अब हम क्या करेंगे, अब हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. हाँ, ओके, 1 मिनट. वेपर प्रेशर के बारे में अब हम बोल रहे हैं कि वेपर प्रेशर का डेफिनेशन फिर क्या हुआ. तो अब देखो आपने जो भी समझा उससे एकदम क्लियर समझ में आएगा डेफिनेशन क्या है. तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, द प्रेशर ऑफ वेपर्स, किसका, द प्रेशर ऑफ वेपर
above the liquid surface, ठीक है, the pressure of vapors above the liquid surface when liquid and vapor are in equilibrium in a closed container, that is called as vapor pressure. What is called as vapor pressure? Vapor pressure is basically the pressure of vapor, किसका? वेपर का प्रेशर above the liquid surface, किसके सरफेस के? लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो वेपर का प्रेशर होता है जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होती है एट इन अ क्लोज कंटेनर, तो उसको वो जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है, इक्विलिब्रियम पे ही होता है ये चीज, ठीक है। तो आपको वेपर प्रेशर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया वेपर प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, मैं इतना सारा समझा इसलिए नहीं, तो आपको वेपर समझ में आ जाए क्या होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है। तो आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अभी। नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। अब कुछ फैक्टर्स भी होंगे जिसमें वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, हमने समझ लिया मीनिंग क्या होता है वेपर प्रेशर का। अब कुछ फैक्टर्स भी तो होते होंगे जिन पे ये वेपर प्रेशर आपकी डिपेंड करती है, राइट। जो आपका वेपर प्रेशर है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड भी तो करता होगा, वो फैक्टर्स क्या होते हैं, राइट। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहली चीज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। देखो सबसे पहली चीज, इट डज नॉट डिपेंड, मतलब डिपेंड नहीं करता, जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड नहीं करता कि आपका शेप क्या है कंटेनर का, उसका साइज क्या है। कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, मेनली क्या होना चाहिए, इवापोरेशन होगा, कंडेंसेशन भी होगा। आप बड़ा सा बर्तन ले लो, उसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर डालो, उतना ही इवापोरेशन होगा, उतना ही कंडेंसेशन होगा। छोटा बर्तन ले लो, लंबा बर्तन ले लो, उसमें भी उतना ही इवापोरेशन होगा, उतना ही कंडेंसेशन होगा, राइट, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड नहीं करता, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। कैसा शेप है कंटेनर का, कैसा साइज है कंटेनर का, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, समझ में आया, ठीक है। अब दूसरी चीज, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंसेस का, जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जो हम लिक्विड यूज करें, कुछ भी यूज करें, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। कंटेनर का साइज क्या है, शेप क्या, उस पर डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस। किस पे डिपेंड करता है? सब्सटेंस का नेचर क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपका वाटर, ठीक है, H2O। दूसरा आपका ले लेते हैं इथेनॉल। आपको पता है इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, वाटर का H2O। आपको पता है इथेनॉल जो होता है, अगर आप दो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल ले लो, C2H5OH, ये इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वाटर तो बहुत फेमस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अपनी, राइट। वाटर का मॉलिक्यूल तो बहुत फेमस है अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। अपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी, उसमें पढ़ा होगा वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट टू वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट। इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट वाटर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। मींस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक मॉलिक्यूल H2O का आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्ड कितना बनाता है? आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है एक मॉलिक्यूल, राइट। एक मॉलिक्यूल आपका 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस चीज समझ में आ रही होगी, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, ये हम आगे जो अभी और डिस्कशन होगा डिटेल में वो डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है, उसमें बहुत डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए बस ये जान लो, आपको पता भी होगा एक जो मॉलिक्यूल है H2O का वो बनाता है कितने? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वेयर एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल जो है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ही हाइड्रोजन बनाता है, यहाँ पर बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं तो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल भी स्ट्रांग होगा, राइट। हैंस जो ये है, अब आप बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का मतलब क्या है? दोनों ने आपस में बहुत टाइटली पकड़ के रखा है एक दूसरे को। हाइड्रोजन बॉन्ड ने मतलब बहुत टाइटली पकड़ के रखा है। आप उसको हीट कर रहे हो, आप उसको वेपर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तभी उनका वो बॉन्ड है वो टूटेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वहां पे 4 है। बट जब आप इसको हीट करोगे, इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये टूट जाएगा। तो इनमें से ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? जो जल्दी टूट जाए, राइट, उसका ही, जिसके वेपर जल्दी बन जाए उसका ही तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इथेनॉल का ज्यादा वेपर प्रेशर होगा रेदर देन वाटर। तो इससे आप एक चीज समझ रहे हो कि जितना ज्यादा स्ट्रांगनेस होगी बॉन्ड के बीच में, एटम्स के बीच में, उतना ही कम उसका वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि जब बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली वो वेपर फॉर्म में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। तो अभी आप इतना जानो कि इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर सब्सटेंस के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए
वाटर जो है दे वोंट इवापोरेट इजीली, इसलिए वाटर जल्दी इवापोरेट नहीं होता, वेरएस इथेनॉल जल्दी हो जाता है। वाटर भी इवापोरेट होता है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली भी होता है, पर वो टाइम लगाता है इवापोरेट होने के लिए। वहीं पे आप इथेनॉल ले लो, उसको गर्म करने लगो, वो बहुत जल्दी ही इवापोरेट हो जाएगा। इथेनॉल तो टाइप का अल्कोहल है, राइट, बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाएगा। तो अब हम ये आप इतना समझ में आया होगा, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल है वो ग्रेटर है देन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, राइट। और हमने आपको बताया कि हम प्योर इथेनॉल की बात कर रहे थे। अगर हम सिर्फ प्योर इथेनॉल की बात करेंगे तो हम उसको कैसे लिखेंगे? वेपर प्रेशर P नॉट इथेनॉल C2H5OH प्योर। जब हमारा सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल है प्रेजेंट तो हम उसको प्योर बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट इसलिए हम P नॉट H2O, तो मतलब P नॉट C2H5OH जो है आपका इथेनॉल वो ग्रेटर है उसका वेपर प्रेशर देन आपके वाटर से। इससे हमें ये समझ में आया कि जो वेपर प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या एक्चुअली, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, राइट। उनकी बॉन्डिंग को ही तो बोलते हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। तो मतलब वेपर प्रेशर कम होगा अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स कम है तो आपका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है मतलब मॉलिक्यूल जल्दी टूट जाएगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा, जल्दी वेपर बना देगा, राइट, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। वैसे ही वाटर में ज्यादा टाइम लगता है rather than अल्कोहल। अल्कोहल जल्दी, आपका इथेनॉल जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउ कम्स दी नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, यही चीज को समझने के लिए हमने लिया इथेनॉल, हमने लिया ग्लाइकोल, हमने लिया ग्लाइसरॉल, ठीक है। आपको पता है इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH, ये दोनों आपस में जुड़े रहते हैं CH2OH, ये बहुत ईजी है। थर्ड वाला जो ग्लाइसरॉल होता है CH2OH, ये CH होता है, OH CH2OH। अब देखो यहाँ पर ग्लाइसरॉल के स्ट्रक्चर में मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो मतलब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांग होगा, तो ये जल्दी नहीं इवेपोरेट होगा, जल्दी नहीं टूटेगा, राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम है। बट यहाँ देखोगे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इथेनॉल में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मिनिमम है, तो कौन सा टूट के जल्दी से वेपर देगा? आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होगी तो वो जल्दी, उसका ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, मतलब कि इथेनॉल का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। और हमने पी इथेनॉल इसलिए लिया है, ये वेपर प्रेशर प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल, राइट, प्योर इथेनॉल। पी नॉट का मतलब प्योर इथेनॉल, ठीक है। तो सबसे कम किसका होगा वेपर प्रेशर? ग्लाइसरॉल का सबसे कम होगा वेपर प्रेशर, उसके बाद आपका ग्लाइकॉल आएगा और उसके बाद इथेनॉल आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल के साथ। तो जो मेन चीज आती है, हमने भी आपको बताया जो नेचर ऑफ सब्सटेंस की हम बात कर रहे थे, राइट, हम नेचर ऑफ सब्सटेंस की बात की। अभी हम सिर्फ फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। देखो फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, अभी तक हमारा मेन जो टॉपिक है वो अभी तक आया नहीं है, हम सिर्फ ये फैक्टर्स की ही बात किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हमने सेकंड पॉइंट में किसका जिक्र किया? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो सब्सटेंस है, जो ये आपके सब्सटेंस है वो ब्रॉडली क्लासीफाई होते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में टू टाइप्स में। एक तो होते हैं आपको वॉलेटाइल सब्सटेंस, दूसरे होते हैं नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। सो वॉलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो इजिली इवापोरेट हो जाए। मतलब अगर मैं इन सिंपल शब्द में बोलूं तो वो सब्सटेंसेस, और बोल सकते हैं वॉलेटाइल मतलब वो सब्सटेंस होते हैं जिसके पास टेंडेंसी होती है किसकी? इवापोरेट होने की। क्या करने की? इवापोरेट होने की जिसके पास टेंडेंसी होती है हम उसको बोलते हैं क्या? वॉलेटाइल। एंड नॉन वॉलेटाइल हम किसको बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं जिनके पास टेंडेंसी नहीं होती है इवापोरेट करने की, राइट, इवापोरेट करने की उनके पास टेंडेंसी नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो बेसिकली नॉन वॉलेटाइल मैक्सिमम टाइम सॉलिड को कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं सॉलिड को? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल जल्दी इवापोरेट नहीं हो सकते, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं। मैंने अभी बताया ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला चीज, राइट। तो सॉलिड इसका एग्जाम्पल होता है। और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस में आपका क्या होता है? जो वेपर प्रेशर होता है वो आपका होता है जीरो। देखो वेपर प्रेशर जीरो होता है, ठीक है। मैक्सिमम केस इसमें सॉलिड में होता है। एग्जाम्पल इसका मान लो यूरिया सॉलिड है, ग्लूकोज सॉलिड है, सुक्रोज सॉलिड है। और इनका मोलर मास मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी न्यूमेरिकल में आपका बहुत बार आएंगे सारे क्वेश्चंस, तो आप बेटर याद कर लो, आपको याद हो जाए, बार बार कैलकुलेट करना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना करना पड़े, इसलिए मैंने लिख दिया है। यूरिया का आपका 60 होता है, आपका ग्लूकोज का 180 होता है, एंड सुक्रोज का होता है 342। मुझे भी इतने अच्छे से याद नहीं है, आप भी एक बार याद कर लेना ये, क्योंकि हमारे बहुत बार, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर लोगे, इजी है कैलकुलेट करना भी, बट मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप बार बार ये क्वेश्चंस में आने वाले हैं तो आपको भी याद हो जाए, ताकि आप एक बार जब देखोगे मेरे से फिर खुद पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो यूरिया जो आपको पता ही है
NH2CO, NH2 होता है यूरिया का फॉर्मूला। ग्लूकोज तो आपको पता है C6H12O6, सुक्रोज भी आपको पता है। तो यूरिया का होता है 60, ग्लूकोज का होता है 180 एंड सुक्रोज का होता है 342, ये फॉर्मूला है। एंड वोलाटाइल सब्सटेंस वो होते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू इवेपोरेट, इस केस में आता है आपके लिक्विड और गैस, राइट। इस केस में जो आपका वेपर प्रेशर वो कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसका कुछ वेपर प्रेशर तो होगा ही ऑब्वियसली। तो इस केस में आपका वाटर हो गया, आपका इथेनॉल हो गया, सॉरी आपका मिथेनॉल हो गया, CH3OH है ना, CH3 एक ही CH3 है, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, टॉल्विन हो गया, ठीक है। टॉल्विन है C6H6 बेंजीन होता है, बेंजीन, ठीक है। टॉल्विन क्या होता है, C6H6 और बेंजीन के माथे के ऊपर ही एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, ठीक है, ऊपर ही एक मिथाइल ग्रुप लगा दो, आपको टॉल्विन बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये चीज सब्सटेंस के बारे में। तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के बारे में, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, थोड़ा सा दे दिया इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको एक और चीज पता चल गई होगी, वोलेटाइल जो सब्सटेंस होते हैं दे हैव मोर टेंडेंसी और यू कैन से हैव मोर वेपर प्रेशर, उनके पास ज्यादा वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये सारी चीजें। हमने अभी तक आपके 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। नेचर ऑफ सब्सटेंस में हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। सब्सटेंस भी टाइप पढ़ लिए, सब्सटेंस के 2 टाइप भी पढ़ लिए, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है विद इंक्रीज टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, मतलब टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, इसका पर्टिकुलर ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका क्या एक्चुअली इफेक्ट होता है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, इवापोरेशन इंक्रीजेस। आपको पता है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ज्यादा जल्दी हीट करते हैं, जल्दी जल्दी पानी बॉयल होने लगता है, राइट, ज्यादा जल्दी इवापोरेट होता है। तो सेम बात है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, इवापोरेशन का रेट बन जाएगा तो वेपर बनने का भी रेट बढ़ जाएगा, राइट। मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इवापोरेशन इंक्रीज करता है, जल्दी जल्दी इवापोरेट होता है, हैंड्स वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। जब इवापोरेशन इंक्रीज कर रहा है तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, आपका इवापोरेशन बढ़ रहा है, आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। और अगर मैं पूछूं आपको वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो आप बोलोगे जो अगर इनका ग्राफ होगा वो दोनों बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ऐसा नहीं है, जितना वेपर प्रेशर बढ़ा उतना ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। बट ये रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप जैसी हो जाएगी। डायरेक्टली मतलब एकदम एग्जैक्टली इक्वल नहीं मैं बोल रही हूँ, जितना ये बढ़ा उतना ये बढ़ रहा नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि जितना भी टेम्परेचर बढ़ाओगे थोड़ा थोड़ा वेपर प्रेशर बढ़ ही रहा है। इनका कोई आपस में दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रही वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नहीं लिख रही। प्रोपोर्शनल इसलिए नहीं लिख रही, प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो जाता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका टेम्परेचर आप 5 डिग्री बढ़ा रहे हो, वेपर प्रेशर 10 बढ़ रहा है, ठीक है, 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है। फिर आप दूसरा टेम्परेचर और 10 डिग्री बढ़ाया, फिर और 20 डिग्री आपका 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बढ़ गया, तो वो एक प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप देता है। बट यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो वो जरूरी नहीं है वो स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ हो, बस धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ये जान लो, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी चीज, आई थिंक इतना अच्छे से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा इतना सब कुछ, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड। हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर करने वाले हैं कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड। नाउ तो हम 2 वोलेटाइल लिक्विड के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट आगे जो केस आएगा उसमें हम क्या करेंगे, एक वोलेटाइल ले लेंगे और एक नॉन वोलेटाइल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक को वोलेटाइल ले लेंगे, दूसरे को नॉन वोलेटाइल भी ले लेंगे, ठीक है। पर अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम वो सिर्फ आपके वोलेटाइल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी जो हमारा लेक्चर है इसमें हम सिर्फ आपके वोलेटाइल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वाला में हम आपका वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों केस लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो ये है, देखो सॉल्यूशन है, आपको पता है सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, आपका सॉल्यूशन बना होता है सॉल्यूट से मिलके बना होता है, ठीक है, एंड सॉल्यूट से मिलके बना होता है एंड सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। किससे बना होता है, सॉल्यूट से मिलके बना होता है एंड सॉल्वेंट से मिलके बना होता है, ठीक है। सॉल्यूट आपको पता है 2 तरह के होते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके बना होता है। इस केस में हम क्या करेंगे, आपका वोलेटाइल ले रहे हैं, इस केस में भी आपको सॉल्वेंट भी वोलेटाइल ले रहे हैं। मतलब वोलेटाइल मतलब क्या, जो इवेपोरेट हो सके, राइट, जो इवेपोरेट हो सके, राइट। तो मान लो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट भी लिक्विड है, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सॉल्यूट मतलब आपका सॉलिड ही होगा, राइट। मैंने आपको बताया है, पहले से बता रखा है, सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप पढ़ाए हैं ना। सॉल्यूशन के टाइप में हमने ये भी पढ़ा है, गैस सॉल्यूशन होता है, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है, राइट। तो ये सब पढ़ा है हमने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सॉल्यूशन लिया है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इस केस में हमने दोनों वोलेटाइल लिए हैं। जब हमने दोनों वोलेटाइल लिए हैं इसका मतलब क्या हो गया, वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, लिक्विड ही होगा, राइट।
तो हमने ये लिक्विड ले लिया, ठीक है, एंड ये भी लिक्विड है। अब हम यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप भी याद रखना, जब भी हम आगे सॉल्वेंट का जिक्र करेंगे हम सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूट को बी से, ठीक है। तो आप ये मत कंफ्यूज होना क्यों हम सॉल्वेंट को, आप चाहो तो सॉल्वेंट को ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉल्वेंट को बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अगर आप लिख भी रहे हो सॉल्यूट को ए से, सॉल्वेंट को बी से, तो आप इसमें एक चीज करो, जब आप रिप्रेजेंट करोगे सॉल्वेंट को बी से, तो आप यहाँ पे बता देना कि आप बी स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उससे, ठीक है। ये हो गया। अब मान लो ये हमने सॉल्यूट लिया बी, सॉल्वेंट लिया ए, और जो यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा प्योर बी है और ये प्योर ए है, तो उसका हमने मान लिया ये पी नॉट बी, इसको मान लिया पी नॉट ए। इसका मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या हो गया, ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो मतलब आप समझ गए ना, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन का कंटेनिंग 2 वॉलेटाइल लिक्विड, 2 वॉलेटाइल लिक्विड जिसके अंदर हो, दोनों लिक्विड है, हमारा सॉलिड भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों वॉलेटाइल हैं, इनका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हमने, प्योर सॉल्यूट का हमने पी नॉट बी मान लिया है, प्योर सॉल्वेंट का हमने क्या मान लिया है, पी नॉट ए मान लिया है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बातें अच्छे तरीके से, यस। नेक्स्ट क्या है, ये जो वॉलेटाइल मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं। सो यस स्टूडेंट्स, यस नाउ जस्ट नाउ आई हैव नोटिस दैट ये वीडियो का भी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर मैंने कंटिन्यू करके आपको पढ़ाती रही तो। सो कोई बात नहीं, ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड विल ट्राई टू कंप्लीट इट। एंड इसको ही कंप्लीट करते करते हमारा जो बहुत फेमस लॉ आने वाला है दैट इज द राउल्स लॉ, ठीक है। राउल्स लॉ आपका स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ है, वो आपको भी पता चलेगा आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ये चीज़ को कंप्लीट करेंगे एंड हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी हैं 2, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर दी टुडेज क्लास।